हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। तो आज की क्लास में हम लोग मैथ वेरियर टेस्ट नंबर 3 करने वाले हैं बच्चों, जो कि हमारी मैथ मिशन बुक में मैंने दिया हुआ था और ये आपके टर्म 2 एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प के लिए मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में भी शेयर किया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, आज हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स इस टॉपिक के ऊपर मैथ वेरियर टेस्ट नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। इस टेस्ट का पीडीएफ लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं जरा और इस प्यारे से क्वेश्चन का सबसे पहले जवाब देते चलो। तो बताइए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके सारी नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। मोरओवर, इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दो और उसके बाद अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को शेयर भी कर दो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा और आज के टेस्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा बच्चों आपका टेस्ट नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन 1 आपको दिख रहा होगा। चलिए पढ़ते हैं और 1 बाय 1 सभी का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 1। हमें इवेल्युएट करना है ये इंटीग्रल। फिर बोला हुआ है व्हाट डज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ। चलिए सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं और डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू इवेल्युएट करते हैं, फिर इस बात का जवाब देते हैं कि व्हाट डज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ। ठीक है, चलिए तो ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फंक्शन है मॉड ऑफ x प्लस 1। मॉड ऑफ x प्लस 1 ये आपको दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पर मॉड के अंदर क्या है, तो x प्लस 1, इसे 0 के इक्वल रख के यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, यानी x की जगह -1। अब इस क्रिटिकल पॉइंट की हेल्प से हमें ग्राफ बनाने में काफी हेल्प मिलेगी। ये मैंने अपना y एक्सिस प्लॉट किया, ठीक है, और यहाँ पर हम अपना x एक्सिस प्लॉट कर लेते हैं इस तरीके से। दिस इज x एक्सिस, आप स्केल पेंसिल यूज कर सकते हो, बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। यहाँ पर ओरिजिन, ये क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पर है बच्चों, तो यहाँ पर आपका ये क्रिटिकल पॉइंट बनेगा, यानी ये आपका हो जाएगा -1। ठीक है, यहाँ से एक डॉटेड लाइन मैं बना रहा हूँ, है ना। डॉटेड लाइन हमेशा हमारे एक्चुअल ग्राफ का पार्ट नहीं होता है, ठीक है ना। अब इस डॉटेड लाइन से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो और एक स्ट्रेट लाइन इधर ड्रॉ कर दो, ये भी 45 डिग्री एंगल बनाएगा डॉटेड लाइन के साथ। ठीक है बच्चों, तो ये आपका ग्राफ बन चुका है y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 का। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद इसने हमसे वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए भी बोला है डेफिनेट इंटीग्रल का। चलो यहाँ पर देखते हैं जरा इसका काम कैसे होगा। सबसे पहले इस इंटीग्रल को मैं आई एज्यूम कर लूंगा, -4 से 2 के बीच में हमें इसे इवेल्युएट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट तो आपका क्या आ रखा है, -1 आ रखा है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको इंटीग्रल की लिमिट्स ब्रेक करनी होंगी बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी। तो ये -4 से -1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर फंक्शन हम लिखेंगे, फिर आपका होगा -1 से 2, यहाँ पर भी फंक्शन हम लिखेंगे। फंक्शन तो आपका मॉड ऑफ x प्लस 1 ही रहेगा, बट बिना मॉडुलस के लिखोगे तभी आप इसको इंटीग्रेट कर पाओगे। तो यहाँ सबसे पहले इंटीग्रल में आपको लिमिट क्या दिख रही है बच्चों, तो लिमिट आपको दिख रही है -4 से लेकर -1 तक। एक सेकेंड, है ना, ऐसा लिमिट आपको दिख रहा है। -1 को मैं जरा रीराइट कर दूं, यहाँ पर देखो ये आपका लिमिट है, ठीक है ना, पहले वाले इंटीग्रल में। तो इस वाले इंटरवल से आप x की कोई भी रैंडम वैल्यू ले लो। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया -3, है ना। इसको हम इसके अंदर यानी मॉड के अंदर डाल के देखेंगे x की जगह पे कि मॉड के अंदर जो भी चीज आ रही है उसका साइन कैसा आ रहा है। मैंने x की जगह -3 यहाँ पर डाला, तो मॉड के अंदर मुझे क्या मिलेगा बच्चों, तो नेगेटिव नंबर मिलेगा। अब वो नंबर क्या है उसकी मुझे वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे बस पॉजिटिव या नेगेटिव क्या मिलेगा ये पता करना था। तो मॉड के अंदर नेगेटिव आएगा ना, तो मॉड को यहाँ से हटा दो, x प्लस 1 के ऊपर से मॉड को हटा दो और बाहर एक नेगेटिव साइन सप्लाई कर दो। इस तरीके से आपको ये फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट वाला इंटीग्रल क्या है, नेक्स्ट वाला इंटीग्रल है यहाँ पर लिमिट -1 से 2 के साथ।
तो यहाँ पर हम लोग अब देखो x के ऊपर क्या कंडीशन लेंगे और फिर यहाँ पर मॉडुलस के साइन को हम किस तरीके से हटाएंगे। तो x के ऊपर यहाँ पर इंटरवल चलेगा -1 से लेकर 2 तक। अब इस इंटरवल के बीच में से x की जगह कोई भी रैंडम नंबर पुट करोगे ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने 0 पुट किया है ना, तो 0 को यहाँ पर पुट करोगे तो बेसिकली ये मॉड के अंदर पॉजिटिव आ रहा होगा, आप चेक करके देखो, है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि मॉड के साइन को हटाएंगे, तो इस फंक्शन को यानी x+1 वाले फंक्शन को हम एज इट इज लिख देंगे मॉड के साइन को हटा के। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपके पास इंटीग्रैंड की वैल्यू आ चुकी है। अब बस मुझे इंटीग्रल फाइंड करना होगा। ठीक है, चलिए इन सब चीजों को मैं मिटा देता हूं। अब यहाँ पर सिर्फ मुझे इंटीग्रल इवेल्युएट करना है फाइनली। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग और यहाँ पर हम इसे इवेल्युएट करेंगे। तो ये क्या बनेगा आपका, दिस विल बी, देखो माइनस तो पहले से ही है, दिस विल बी x+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। यहाँ पर मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ और ये हमारा लिमिट हो जाएगा -4 से -1। अगले वाले में ये आपका 1/2 और यहाँ पर बनेगा x+1 का होल स्क्वायर और ये रहा आपका लिमिट -1 से 2। ठीक है ना। अपर लिमिट डालोगे इसमें तो क्या बनेगा बच्चों, अपर लिमिट जैसे ही डालोगे ना तो ये 0 बनेगा, माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो 1 - 4 - 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा। देखो इस तरीके से। फिर यहाँ पर ये 1/2, अगले वाले में अपर लिमिट डालोगे तो 9, लोअर लिमिट डालोगे तो 0 आ जाएगा। चेक करके देखो। ठीक है बच्चों, ये 9/2 और ये भी 9/2 ही आएगा, चेक करके देख लो। मतलब फाइनली क्या हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। तो बस ये आपका फाइनल आंसर आ गया इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू का। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन में सबसे लास्ट में क्या पूछा हुआ है हम लोगों से, तो सबसे लास्ट में पूछा है व्हाट डज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ। अब जरा अपने ग्राफ पे आते हैं बच्चों। अपने डेफिनेट इंटीग्रल के हिसाब से लोअर लिमिट -4 था, अपर लिमिट 2 था। अगर मैं -4 को यहाँ ग्राफ पे देखूं यानी x की जगह -4, तो यहाँ पर कहीं आपका x की जगह -4 आएगा और अपर लिमिट 2 यानी अपर लिमिट 2 आपका यहाँ पर कहीं आ जाएगा। ठीक है ना। आप अगर प्रॉपर बनाएंगे ना स्केल पेंसिल से तो -1 -2 -3 ये सब आप लोकेट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने रफली ग्राफ बनाया हुआ है। यहाँ से अगर मैं इस -4 वाली लाइन को ऊपर लेके चलूं इस तरीके से, तो हमारे ग्राफ को देखो ऐसे मिलेगा, आप चेक करके देखो। और यहाँ से ये x = 2 वाली लाइन को ऊपर लेके चलूं तो हमारे ग्राफ को ऐसे मिलेगा। इस समय अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पर पॉइंट A बोलूं, यहाँ पर पॉइंट B बोलूं, ठीक है, ये पॉइंट आपका B हो गया। यहाँ पर इसको मैं पॉइंट C बोल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट D, ये वाला पॉइंट D, और यहाँ पर ये पॉइंट E मैंने बोल दिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बेसिकली ये जो वैल्यू है ना डेफिनेट इंटीग्रल का, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला एरिया जो मैं शेड कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, ये वाला एरिया और साथ में ये वाला एरिया भी, ये टोटल एरिया जो यहाँ पर इस ग्राफ के नीचे आएगा बिटवीन द लिमिट -4 से 2, इस एरिया को ये डेफिनेट इंटीग्रल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल रिप्रेजेंट द एरिया रिप्रेजेंट्स द एरिया कौन सा हो जाएगा, ए बी सी ए, ये वाला एरिया प्लस एरिया यहाँ पर सी डी ई सी, ये वाला एरिया। समझे। तो ये जो टोटल एरिया आएगा ना, दिस एरिया इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। यहाँ फर्दर मैं क्या लिखूंगा, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल रिप्रेजेंट्स द एरिया, दिस एरिया under the curve y is equal to mod of x+1 between x equals -4 to x equals 2, between the given limits -4 से 2 के बीच में। ठीक है बच्चों, तो बस इस तरीके से आपके क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर 3 बातें इन्होंने पूछी थी, तीनों बातों का सॉल्यूशन आपके सामने है। पहला इन्होंने क्या पूछा था, ग्राफ। दूसरा पूछा था डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू इवेल्युएट करना, वो तो यहाँ पर हमने निकाल दिया है। और यहाँ पर ये पूछा गया था कि डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू
यहाँ ग्राफ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो बेसिकली एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा एरिया, तो ये रहा वो वाला एरिया विच इज बिटवीन द गिवन लिमिट्स अंडर द गिवन कर्व। ठीक है बच्चों, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं उसमें क्या पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन 2 ये रहा आपके सामने बच्चों। जैसा कि आप पढ़ रहे होंगे, हमें इंटीग्रेशन का यूज करना है और इसकी हेल्प से हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस एलिप्स एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर जो एलिप्स आपको दिख रहा है ना, अगर इसका मैं डायग्राम बनाऊंगा तो वैसे यहाँ पर मेजर एक्सिस कहाँ आएगा बच्चों, है ना, मेजर एक्सिस कहाँ पर आएगा, देखो वाई स्क्वायर के नीचे 9 है, एक्स स्क्वायर के नीचे 4 है, मतलब मेजर एक्सिस यहाँ पर वाई एक्सिस के अलोंग होगा, यानी कुछ इस तरीके से आपका एलिप्स बनने वाला है। ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर आपको एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी ये वाला एरिया आपको फाइंड करना होगा। यहाँ पर ओरिजिन हुआ, इसे ए बोल दो, यहाँ पर आप पॉइंट बी बोल दो। तो बेसिकली यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया कौन सा होगा बच्चों, तो दिस विल बी एरिया ओ ए बी ओ, ये एरिया मुझे निकालना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर इंटीग्रल की लिमिट्स क्या लगेंगी, चलिए पता करते हैं। यहाँ पर एलिप्स को अगर मैं कंपेयर करूं, देखो इसके साथ एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, इसके साथ कंपेयर करोगे तो यहाँ पर बी स्क्वायर की जगह 4 आएगा, मतलब बी की वैल्यू 2 आ जाएगी। कहने का मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट आपको 2 दिख रहा होगा, है ना, पॉइंट ए की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर लिमिट लगेगी 0 से 2, 0 से 2, और यहाँ पर वाई डी एक्स, यानी अपने कर्व में से y की वैल्यू में निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ एलसीएम ले लो, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो यहाँ से वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों, दिस विल बी 9 अपॉन 4, और यहाँ पर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से y की वैल्यू क्या बनेगी, प्लस माइनस 3/2, और ये हो जाएगा अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। हम क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपके एलिप्स का पोर्शन है उसको कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये बनेगा 3/2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये रहा dx। तो इस तरीके से इस डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू इवेल्युएट कर लेंगे और हमारा रिक्वायर्ड एरिया हमें मिल जाएगा। चलिए काम शुरू करते हैं। यहाँ पर 3/2 को आप बाहर कर दो और इसका आप इंटीग्रल लोगे तो यहाँ पर ये x/2 आएगा। ठीक है, अंडर रूट वाला बिल्कुल सेम चलेगा, प्लस a स्क्वायर बाई 2, यानी 4/2 करोगे उसको डायरेक्टली 2 लिख दो, और यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a, देखो इस तरीके से। और ये रहा आपका लिमिट, लोअर लिमिट ये रहा, अपर लिमिट ये रहा, ये करली ब्रैकेट बंद कर दो। ठीक है ना, यहाँ पर ये आपका 3/2 है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जैसे ही अपर लिमिट डालेंगे ये वाला 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2, ये साइन इनवर्स 1 बनेगा जो कि होता है π/2। अपर लिमिट हुआ, लोअर लिमिट डालो तो ये तो 0/2 यानी 0 इंटू वॉट एवर खत्म, यहाँ पर 2 टाइम्स साइन इनवर्स 0, तो वो भी 0 ही हो जाएगा, चेक करके देख लो। ठीक है बच्चों, तो फाइनली आपको मिलेगा यहाँ पर 3/2, और यहाँ पर क्या मिल रहा होगा बच्चों, करली ब्रैकेट के अंदर सिर्फ पाई मिलेगा, चेक करके देख लो। इस तरीके से आपका फाइनली एरिया आ गया, इसको आप स्क्वायर यूनिट्स में डिक्लेयर कर दो। बस जी, आपका काम हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। चलें आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने। इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमको एरिया ही निकालना है बाउंडेड बाय दिस कर्व, और ये कुछ लिमिट्स हमको दे रखी हैं। अगर आप इस कर्व को ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पर अगर मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूं तो देखो ये इस तरीके से पैराबोलिक नेचर का कर्व होने वाला है। यानी अगर मैं इस वाले कर्व का डायग्राम बनाऊं जो मैंने यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करके लिखा है, तो बेसिकली y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डायग्राम बनाओगे ना, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा अप साइड वाला पैराबोला, समझे। लेकिन हमें डायग्राम तो इसके लिए बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, ध्यान से सुनना। देखो सिर्फ इतना पैराबोला ही आपके लिए बनेगा, आधा पैराबोला, क्योंकि डायग्राम आप इस कर्व के लिए बना रहे हो। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पर y इक्वल्स 2 भी बोला हुआ है, यानी देखो y इक्वल्स 2y लाइन इस तरीके से आपकी आ जाएगी, ये y इक्वल्स 2 है, ये आपका x इक्वल्स रूट y बन गया, यहाँ पर ये आपका 2 है,
ये आपका ओरिजिन होगा ही। ठीक है, x इक्वल टू 0 का मतलब तो y एक्सिस ही हो गया, यहाँ पर ये आपका x एक्सिस है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको ये वाला एरिया फाइंड करना होगा जो आपको मैं शेड करके दिखा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब इस एरिया को फाइंड करने के लिए हम लोग किस तरीके से लिमिट्स लिखेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल यहाँ पर इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर बेसिकली मैं करूंगा y का फंक्शन बनाने वाला हूं तो y का ही लिमिट लूंगा। तो यहाँ पर मैं लूंगा 0 से 2, समझे, 0 से 2, और यहाँ पर x की वैल्यू ली जाएगी यानी रूट वाई डी वाई। इस तरीके से हम इसको इवेलुएट करके अपना एरिया लिखेंगे। ठीक है जी, चलिए काम शुरू करते हैं। तो ये बनेगा y की पावर 3/2 अपॉन 3/2, यानी बाहर 2/3 लगा दो, और ये रहा आपका लिमिट 0 से 2। ठीक है जी, ये रहा 2/3। अपर लिमिट लगाओगे तो 2 की पावर 3/2, लोअर लिमिट लगाओगे तो ये 0 हो जाएगा। मतलब फाइनली आंसर क्या आएगा, ये रहा 2/3, और 2 की पावर 3/2 को ऐसे ही रहने दो, या फिर उसे 2√2 भी लिख सकते हो। फर्दर ये क्या बन जाएगा 4√2, और नीचे आपका 3, और क्योंकि एरिया है तो यहाँ पर भी स्क्वायर यूनिट्स में हमें डिक्लेयर करना होगा। लो जी, आपका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। बात समझे सभी लोग, आगे चलें। क्वेश्चन 4 भी आपको यहीं दिख रहा होगा इसी पेज पे, तो क्वेश्चन 4 का भी सॉल्यूशन करते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ दिस सर्कल कट ऑफ बाय दिस लाइन। तो सर्कल को अगर आप ध्यान से देखें तो इसका सेंटर बनेगा 0,0 पे, रेडियस क्या बनेगा, इसका रेडियस बनेगा a यूनिट्स। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग डायग्राम बनाते हैं जरा। तो ये हमने अपना x एक्सिस और y एक्सिस लिख देना है, ये रहा। ठीक है, और ये रहा आपका सर्कल, इस तरीके से सर्कल बन जाएगा। यहाँ पर आपका a और यहाँ पर भी आपका a आ जाएगा, है ना। यहाँ पर आप लिखोगे तो -a, और यहाँ पर भी नीचे की तरफ आप लिखोगे तो ये भी -a आएगा। ठीक है बच्चों, अब x इक्वल्स a अपॉन √2 का मतलब क्या हुआ, देखो इस तरीके से आपकी एक लाइन आ जाएगी, x इक्वल्स a अपॉन √2 वाली लाइन। यहाँ पर मुझे स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल का एरिया निकालना है, मतलब हमें ये वाला एरिया निकालना है, समझे बच्चों। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर x की लिमिट क्या रहेगी, a अपॉन √2 ही रहेगा, जो कि लाइन की हेल्प से मिलेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें एरिया निकालना होगा। चलिए काम शुरू करो, यानी मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना, a अपॉन √2 से लेकर a तक। ठीक है, और यहाँ पर कर्व की हेल्प से, यानी सर्कल का जो इक्वेशन है उसकी हेल्प से y की वैल्यू निकाल लो। दैट विल बी a² - x² ओवर द रूट, ऐसे आ जाएगा। ये रहा आपका dx। अब इसको इंटीग्रेट करके हम अपना काम करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं ध्यान से सुनना। अभी जो चीज आप निकालोगे ना, जो वैल्यू आप निकालोगे वो बेसिकली अबो x एक्सिस होगा। हमको तो नीचे वाला एरिया भी चाहिए, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर 2 टाइम्स करना पड़ेगा, और ये हम इसलिए करेंगे क्योंकि जो आपका ये कर्व है ना, x² + y² = a², दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस, है ना। तो दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। ये आप रीजन दे दो बस। तो इस वजह से हम जैसे ही ऊपर वाला एरिया निकालेंगे ना, डेफिनेट इंटीग्रल जो मैंने लिखा था a/√2 लिमिट से लेकर लिमिट a तक √a² - x², तो उस वैल्यू का डबल कर दोगे, आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर हम काम शुरू करते हैं। ये आपका 2 तो पहले ही है, तो ये बनेगा आपका x/2 अंडर रूट वाला बिल्कुल सेम। ठीक है, प्लस a²/2, और ये है आपका साइन इनवर्स x अपॉन a, और ये रहा आपका लिमिट a/√2 से a तक। ठीक है जी, अब यहाँ पर बेसिकली 2 का तो खात्मा कर दो, मतलब यहाँ ब्रैकेट में से 2 कॉमन लेके बाहर वाले 2 को खत्म कर दो। ठीक है, तो आपको सिर्फ x √a² - x² प्लस a² इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a ही दिखेगा। अपर लिमिट डालो, इस वाले में 0 हो जाएगा। यहाँ पर a² साइन इनवर्स 1 यानी π/2, अपर लिमिट का काम हुआ, माइनस लोअर लिमिट, यहाँ सिर्फ x बचा होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा a अपॉन √2 इंटू अंडर रूट के अंदर जैसे x की वैल्यू पुट करोगे a/√2, तो ये बन जाएगा a²/2, ये सारा अंडर रूट के अंदर होगा, तो यहाँ पर ये फाइनली a/√2 ही दे देगा। तो दैट मीन्स आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्टली a²/2 ही लिख लो, बट एनीवे मैंने फिलहाल ऐसे लिखा। फिर आपका है a², और ये साइन इनवर्स क्या बनेगा,
ध्यान से देखना, x की जगह जैसे ही आप a अपॉन रूट टू डालोगे ना तो साइन इनवर्स 1/√2 बनेगा, यानी वो हो जाएगा π/4। ठीक है बच्चों, तो फाइनली यहां से आपका आएगा a² इंटू π/2, यहां पर आपका बनेगा a²/2 और माइनस यहां पर a² π/4। पूरे में से हम a² कॉमन लेंगे। अच्छा यहाँ पर देखो a² π/2 माइनस a² π/4, मतलब ये आपका बनेगा π/4 और ये -1/2 दिस मच स्क्वायर यूनिट्स। तो ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है बच्चों, चेक करके देख लो मेरी बातें समझ में आई या नहीं आई आपको। चलें जी आगे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, जरा पढ़ के देखो। यहां पर क्या बोल रहा है, यूजिंग इंटीग्रल्स फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। देखो ट्राइंगल का एरिया निकालना है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन formed by positive x-axis and the tangent and normal to this circle at this point। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना ही पड़ेगा। अब इसके लिए क्या करोगे, तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, जो कि आपने टर्म 1 में ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कर दो, जो भी गिवन कर्व है इसका डेरिवेटिव करोगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपका 2y dy अपॉन dx और ये हो जाएगा -2x। यहाँ से dy अपॉन dx क्या बनेगा, ये बनेगा -x अपॉन y। बात समझ आ रही है सभी को, ठीक है ना। अब यहाँ से जैसे ही डेरिवेटिव में आप इस पॉइंट को पुट करोगे, यानी x की जगह 1 और y की जगह √3, जैसे ही आप ये काम करेंगे तो आपको टेंजेंट के स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी। समझे, ये रहा इस तरीके से। फिर यहाँ से नॉर्मल का स्लोप भी आपको बड़े आराम से मिल जाएगा, मतलब टेंजेंट के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहाँ से आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या मिलेगा, मैं डायरेक्टली लिखना चाहूंगा, यानी कैलकुलेशन में साइड में करूंगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी इसी पॉइंट पे मिलेगा 1, वाले पॉइंट पे। तो y माइनस √3 है ना, यहाँ पर आपको स्लोप लिखना होगा और फिर x -1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बनेगा आपका -x/√3 प्लस 1/√3। ठीक है, और यहाँ से ये +√3 लिख लो ताकि y की वैल्यू मिल जाए। इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये क्या बनने वाला है बच्चों, देखो यहाँ तो ये -x ही रहेगा, ये +1 और यहाँ से ये +3 आएगा और पूरे के नीचे √3, मतलब फाइनली ये बनेगा y = 4 - x अपॉन √3। समझे, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगा। फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी हमें लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, y -√3, यहाँ पर स्लोप आया था √3 और ये रहा x -1। इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, y -√3 = √3x -√3, यानी यहाँ से तो फाइनली आपका y = √3 × x ऐसा आ जाएगा। समझे बच्चों, अब इस कैलकुलेशन को मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हो, अच्छा ही रहेगा। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं बाद में। तो यहाँ पर टेंजेंट का इक्वेशन मिला, नॉर्मल का इक्वेशन मिला, 2 लाइन तो आपके सामने है। तीसरी लाइन बनेगी पॉजिटिव x एक्सिस, बस 3 लाइन की हेल्प से जो ट्राइंगल हमें मिलेगा ना उसका मुझे एरिया निकालना है। समझे, चलिए यहाँ पर देखो किस तरीके से डायग्राम बन जाएगा आपका। ये आपका x एक्सिस एंड y एक्सिस मैंने प्लॉट किया। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव x एक्सिस तो आपको दिख रहा होगा, इधर की तरफ आएगा, है ना। अब यहाँ पर y = √3x का मतलब ये हुआ, देखो इस तरीके से आपकी एक लाइन आ जाएगी जो कि ओरिजिन से पास करेगी। यहाँ पर क्या एंगल बनाएगी, क्या एंगल बनाएगी मुझे कमेंट करके बताना, मतलब ये वाला एंगल क्या बनेगा ये मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, ये फिलहाल नॉर्मल का लाइन है बच्चों। ठीक है, अब टेंजेंट का लाइन कैसे बनाएंगे, तो एक बार जैसे ही मैं y की जगह 0 लूंगा तो x की जगह 4 आएगा यहाँ पर इस तरीके से, और अगर x की जगह 0 लूंगा तो y आएगा 4/√3, यानी कुछ इस तरीके से आपका ये टेंजेंट वाला लाइन भी आ जाएगा। ये रहा टेंजेंट। तो यहाँ पर देखो ये वाला एरिया आपको फाइंड करना होगा। देखो ये वाला एरिया आपको यहाँ पर फाइंड करना है। ये आपका ट्रायंगल बन गया O, इसे आप पॉइंट A मान लो और इसे आप पॉइंट B मान लो। पॉइंट A बनेगा 1, ये मुझे कैसे पता बच्चों, ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना तो वो उसी पॉइंट पे करते हैं जिस पॉइंट को आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ही आपने टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन लिखा है।
तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिल जाएगी, और यहाँ पर जो बी मैंने लोकेट किया है उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 4 था ही। यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो मैंने सर्कल यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का डायग्राम नहीं बनाया है। अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, उसकी वैसे कोई जरूरत है नहीं। तो यहाँ पर जो मुझे एरिया फाइंड करना है, यानी जो भी एरिया ऑफ ट्राइंगल इसने निकालने के लिए बोला है ना, तो ट्राइंगल का नाम तो फिलहाल क्या आ गया है, ओ ए बी। ये एरिया कैसे निकलेगा, सो बिटवीन द लिमिट, देखो 0 से 1 के लिमिट के बीच में हमें नॉर्मल वाली लाइन को कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू ऐसे मिलेगी, फिर आपको लिमिट लेना पड़ेगा 1 से 4। यहाँ से आपको टेंजेंट वाली लाइन को कंसीडर करना पड़ेगा, तो वो है 4 माइनस एक्स अपॉन में √3, और ये रहा dx। ठीक है, चलो इसको इवेल्युएट करते हैं। तो ये रहा √3/2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये हमें लिमिट तो लगाना ही है, लगा लेंगे जी। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, देखो सबसे पहले आप लिखो 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2, फिर 4 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आएगा, उससे भी डिवाइड करेंगे, यानी ओवरऑल आपको मिलेगा, देखो ध्यान से क्या मिलेगा, -1 अपॉन 2√3। √3 डिनोमिनेटर में है, समझे। इसको चाहो तो ब्रैकेट में लगा लो, यहाँ पर आपको लिमिट लगाना पड़ेगा 1 से 4 के बीच में, समझे सभी लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब लिमिट पुट करने की बारी है। अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट यहाँ पर 0 दे देगा, ये बनेगा -1 अपॉन 2√3। यहाँ पर अपर लिमिट डालोगे तो 0, और लोअर लिमिट डालोगे तो 4 - 1 यानी 3 का स्क्वायर यानी 9 आपको दे देगा। ठीक है बच्चों, तो फाइनली दिस विल बी √3/2, और ये आपका बनेगा +9 अपॉन 2√3। यहीं पर छोड़ सकते हो या आगे भी सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आपका देखो क्या हो जाएगा बच्चों, ये बनेगा आपका ऊपर तो आपका 3 + 9 यानी 12 अपॉन 2√3, मीन्स वी कैन राइट इट एज 6 अपॉन √3। यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, या 6 को लिख लो 2 × √3 स्क्वायर यूनिट्स, समझे कि नहीं। यहाँ पर 6 को लिखा मैंने 2 × √3 डिनोमिनेटर वाला √3 कैंसल आउट हो गया। ये आपका फाइनली आंसर आ गया इस वाले ट्रायंगल के एरिया का। ठीक है जी, आगे चलें, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है, इन द कॉमनवेल्थ गेम्स इवेंट 2010 a player won the gold medal in his game. The shape of gold medal is as shown in the figure below, that is it is elliptical in shape. ये आपका गोल्ड मेडल है बच्चों, ठीक है ना। किसी प्लेयर को ये गोल्ड मेडल मिला है ओलंपिक गेम्स में या कॉमनवेल्थ गेम्स में, एनीवे कॉमनवेल्थ गेम्स में मिला है। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोला हुआ है, assume that the gold medal is described by this ellipse। ठीक है, ये आपका गोल्ड मेडल जो भी है ना, इस एलिप्स के इक्वेशन के थ्रू डिस्क्राइब किया गया है। व्हेन इट इज केप्ट ऑन XY प्लेन, ठीक है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन अबोव आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमारे पास 2 क्वेश्चन है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। पहले पार्ट में क्या पूछा है, कंसिडरिंग द गिवन डायग्राम फाइंड द एरिया ABCOA। तो यहाँ पर ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, ओ ये रहा, ए ये रहा, मतलब अबो एक्स एक्सिस वाला एरिया हमें निकालना है। सबसे पहले अपने एलिप्स की इक्वेशन से आप y की वैल्यू निकाल लो। सो दिस विल बी y² इज इक्वल टू 25 अपॉन 36, ब्रैकेट में आएगा 36 - x², समझे। 1 - x² अपॉन 36 लिखोगे तो इससे मिलेगा y² अपॉन 25 का वैल्यू, एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, समझे। क्लियर है जी। तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू भी बड़े आराम से मिल जाएगी। y की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी +-5 अपॉन 6, और ये पूरा रूट में आ जाएगा 36 - x²। अब यहाँ पर जो एरिया मुझे फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में, वो एरिया अबोव एक्स एक्सिस है। तो मतलब इसके लिए लिमिट्स क्या चलेंगी, -6 से 6, यहाँ देखो -6 से 6, ठीक है। और y की वैल्यू क्या हम लेंगे, क्योंकि अबोव एक्स एक्सिस वाला पोर्शन लेने वाले हैं एलिप्स का, तो ये बनेगा 5/6 √36 - x² dx। ठीक है, यहाँ पर आपका जो कर्व है ना, जो भी कर्व है यानी एलिप्स है, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस, अबाउट x axis as well as y axis।
ठीक है। तो इस वजह से मैं क्या करने वाला हूँ, डेफिनेट इंटीग्रल को इवेल्युएट करने के लिए ध्यान से देखना 5/6, ठीक है ना, मैं 2 टाइम्स कर दूंगा पूरे इंटीग्रल का। लेकिन यहाँ पर लोअर लिमिट में क्या किया है चेक करके देख लो, ठीक है। वैसे कोई बच्चा अगर ये सोचे कि क्या यहाँ पर मैं डेफिनेट इंटीग्रल को इवेल्युएट करने के लिए इवन फंक्शन ऑड फंक्शन वाली प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, तो इसका जवाब मुझे कमेंट करके बताना कि आंसर यस में होगा या नो में होगा, कि क्या इस क्वेश्चन में हम लोग इवन फंक्शन ऑड फंक्शन वाला जो प्रॉपर्टी है वो यूज कर सकते हैं या नहीं, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट में। चलिए कमेंट करके बताना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं जरा। तो यहाँ पर ये आपका 5/3 हो जाएगा, इसको हम जरा लिख लेते हैं फर्दर। तो ये बनेगा x/2 अंडर रूट में ऐसा आएगा, 36/2 करोगे यानी उसको डायरेक्टली 18 लिख लो। फिर आपका आएगा साइन इनवर्स x/6, ये रहा आपका लिमिट, लोअर लिमिट, और ये रहा अपर लिमिट, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ से जैसे ही आप लोग अपर लिमिट पुट करेंगे यानी 6 यहाँ पर डालना शुरू करोगे, ये 0 हो जाएगा, ये 18 साइन इनवर्स 1 यानी π/2 माइनस, अब लोअर लिमिट डालोगे ना तो ये 0 और ये साइन इनवर्स 0 यानी ये भी 0 ही हो जाएगा। देखो इस तरीके से मिलेगा, ये रहा 5/3 इंटू में ये क्या बनेगा आपका 9π, समझे। अब यहाँ से आगे इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, ये बन जाएगा आपका 15π, क्योंकि एरिया आपने फाइंड किया है तो स्क्वायर यूनिट्स तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ चुका है। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द एलिप्टिकल गोल्ड मेडल। पूरे एलिप्टिकल गोल्ड मेडल का एरिया अब इसने पूछ लिया है हमसे, ध्यान से सुनना। फिलहाल जो हमने एरिया निकाला है वो कौन सा एरिया है, ABCA, ये वाला एरिया निकाला है। पूरे गोल्ड मेडल का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ABCDA, ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। तो कैसे निकालेंगे, चलिए मैं लिखना शुरू करता हूँ। देखो यहाँ पर मुझे एरिया कौन सा निकालना है, एरिया ऑफ रीजन, कौन सा रीजन बोला मैंने, ABCDA, ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा पूरे गोल्ड मेडल का एरिया निकालने के लिए, समझे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, अब वो एक्स एक्सिस वाला एरिया जो मैंने फर्स्ट पार्ट में निकाला है उसका डबल कर देंगे, बस हमारा काम हो जाएगा। मतलब मैं क्या करूंगा, 2 टाइम्स द एरिया, कौन सा एरिया जो मैंने फर्स्ट पार्ट में निकाला यानी ABCOA, ये वाला एरिया, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में एरिया की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट पार्ट में एरिया की वैल्यू ये आई है। मतलब हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 30π, स्क्वायर यूनिट्स लिखो या यूनिट्स स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। मतलब इस केस स्टडी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया है। वैसे आपके बोर्ड एग्जाम में क्या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में से केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन बनने के चांस है कि नहीं, वेल सोच के बताना, कमेंट करके बताना। मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी में से चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन किसी और टॉपिक में से भी केस स्टडी टाइप क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन आपके सामने है। तो बस बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने टेस्ट नंबर 3 का भी सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अगले टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ, यानी मैथ वॉरियर टेस्ट नंबर 4 के सॉल्यूशन के साथ। तो बस बच्चों इसी के साथ हम लोग आज का सेशन वाइंड अप करेंगे। बट बिफोर आई क्लोज द सेशन, डू लेट मी नो कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स और फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।